ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की। उस दौर में जापान में बहुत सारे जमीन संबंधित घोटाले हुए। जालसाजों की एक टीम होती थी जिसमें नेगोशिएटर, खबरी, लीगल एक्सपर्ट होते थे, जो नकली दस्तावेजों का दावा करके नकली दस्तावेज दिखाकर फर्जी सौदा करते और ग्राहकों से करोड़ों लूट लेते थे। 90 के दशक तक आते आते ये घोटाले घटने के बजाय और रफ्तार पकड़ लिए, क्योंकि उतनी ही तेजी से रियल स्टेट की कीमतें आसमान छूने लगी थी। इन घोटालों से बचने के लिए जरूरी दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन होने लगा। आईडी वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगने लगे, जिससे नकली पहचान बनाना मुश्किल हो गया। जमीन संबंधित घोटाले बिल्कुल ना के बराबर हो गए। ऐसे में एक डेढ़ साड़ा सामने आता है और विकसित टेक्नोलॉजी की मदद से घोटालों को अंजाम देना फिर से शुरू करता है। ये उन्हीं भूमाफियाओं में से एक की कहानी है। उस भूमाफिया का नाम है हैरिसन, जो कि फिलहाल तो शिकार का शौक पूरा करने निकला है। काफी देर तक जंगल में राउंड मारने के बाद थककर ये एक जगह विश्राम करने लगे। इनका एक साथी हल्का होने गया, जिसके अगले ही क्षण उसके चिल्लाने की आवाज आने लगी। जाकर देखें तो एक भालू उसका चिरफाड़ कर रहा था। भालू की नजर जैसे ही इन पर पड़ी, वो तुरंत इनकी तरफ दौड़ पड़ा। हैरिसन बिल्कुल भी घबराया नहीं और उस भालू को समय रहते मार गिराया। इस शिकार से उसे ऐसी किक मिली जिसे वो भूला नहीं सका। ये है तकुमी-सन और गोदो-सन, जो कि इस बूढ़े आदमी को ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल ये भूमाफिया पहले प्रॉपर्टी के असली मालिक से मिलता जुलता आदमी ढूंढते हैं, फिर प्रॉपर्टी के असली मालिक का नाम, पता वगैरह सब कुछ याद कराते हैं। सारे दस्तावेज नकली तैयार करते हैं जो हूबहू असली दस्तावेज से मैच करता है, ताकि जमीन खरीदार को छू न लगा सके। दस्तावेजों पर इनके फिंगरप्रिंट ना पड़े, इसलिए उंगलियों पर फेविकोल लगाते हैं। सब कुछ तैयार कर ये मीटिंग के लिए निकल पड़े। ये सौदा माइक होम्स नामक कंपनी से होने वाला है। वैसे जिस प्रॉपर्टी को ये बेचने वाले हैं, इनकी जानकारी इनके ग्रुप के खबरी टेक्शिता ने दी। इनके टीम का वो खबरी जो इसी तरह के लावारिस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाते रहता है। टोक्यो में स्थित इस प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन 100 करोड़ के आसपास की थी। प्रॉपर्टी के मालिक का नाम शिमाजाकी था, जो बीमारी के चलते हॉस्पिटल में एडमिट थे। घर का कोई केयरटेकर भी नहीं था, मतलब इस पर ये काम शुरू कर सकते हैं। अगले ही पल इन्होंने शिबुया एबिसु और डेकान्यामा के ब्रोकर्स में खबर फैला दिए कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ 100 करोड़ में बिकने वाली है। फिर क्या था, खरीदारों के फोन आने शुरू हो गए। इससे पहले कि मौका हाथ से फिसल जाए, माइक होम्स कंपनी ने सौदा पक्का कर लिया। अगले हफ्ते ये रजिस्ट्री कराने वाले थे, मगर उससे पहले उनको प्रॉपर्टी के मालिक शिमाजाकी से मिलना था, जिस पर ये प्रॉपर्टी दिखाकर बहाना बना लिए कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो नहीं आ सके। खरीदार को रत्ती भर सकना हो, इसलिए ताला बदलकर पुराना ताला भी लगा चुके थे। इस बीच इनके टीम की एक और पार्टनर रेको प्रॉपर्टी के मालिक शिमाजाकी का हमशक्ल ढूंढना शुरू कर चुकी थी। एक बुढ़ा मिल भी गया, जिसे किसी रट्टू तोते की तरह शिमाजाकी का नाम, जन्मतिथि वगैरह सब कुछ याद करवाया गया। हैरिसन के इस ग्रुप में उसको लेकर 5 लोग थे। गोडोसन लीगल एडवाइजर था, तो वही टकुमी-सन को जाली डॉक्यूमेंट बनाने में महारत हासिल थी। इसके अलावा एक हैकर था जो इन जाली दस्तावेजों को नेट पर चढ़ाता था। लावारिस प्रॉपर्टी ढूंढने का जिम्मा टेक्शिता के ऊपर तथा नकली मालिक को ढूंढकर ट्रेंड करना रेको के ऊपर था। सारे दस्तावेज टटोलने के बाद माइक होम्स के वकील ने शिमाजाकी की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन शुरू किए। ड्राइवरी लाइसेंस के अंदर चिप वगैरह इतने मुकम्मल तरीके से लगाया गया था कि उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ। सभी डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर भी मौजूद थे, तो धांधली का कोई सवाल ही नहीं था। शिमाजाकी ने नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी सब कुछ सही सही बता दिया। मगर वकील ने जब उन्हें प्रॉपर्टी के 2 फोटोज दिखाकर पूछ लिया कि इनमें से कौन सा घर उनका है, तो नकली शिमाजाकी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो तो तकुमी-सान ने सिचुएशन को संभाल लिया। अगला सवाल था कि वो अपने एरिया के किस सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं। शिमाजाकी के पास कोई जवाब ही नहीं था। इससे पहले कि इनका भांडा फूटता, टकुमी-सान ने चुपके से उनके ऊपर पानी गिरा दिया। वॉशरूम जाने के लिए ये जैसे ही उठे, शिमाजाकी ने बता दिया कि वो अपने घर के नजदीकी पीकॉक स्टोर से सामान खरीदते हैं। वेरिफिकेशन पूरा होने और डॉक्यूमेंट्स पर साइन मोहर होने के बाद 100 करोड़ रुपए इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। हैरिसन मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों का हवाला करना वगैरह पहले से ही फिक्स रखता था। इन काले पैसों को वाइट करने को लेकर दिक्कत की कोई बात ही नहीं थी। वैसे इस बार रेको का काम बड़ा ढीला था। अगर उस बुढ़े के कान में टकुमी-सन ने वॉशरूम जाने के बहाने वायरलेस ईयरबड्स न डाले होते और हैरिसन उसे गाइड न कर रहा होता, तो आज ये पकड़े जाते। इस काम के लिए हैरिसन ने सबको 15-15 करोड़ दिए।
अब उसे इन छोटे मोटे कामों से किक नहीं मिल रहा था, उसे कुछ ऐसा करना था जिसमें लाशें बिछ जाए। टेक्शिता की नजर में इस टाइप की एक प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत 1000 करोड़ थी। 3200 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट कुआंजी मंदिर से ठीक सटा हुआ था, जिसकी मालिक मंदिर के पुजारी की बेटी थी। मगर सुनने में आया था कि पुजारन अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहती। जो भी हो, इन्हें यह प्लॉट पसंद आ चुका था। इधर उस बुढ़े आदमी को ट्रक से कुचलकर मार दिया गया जो नकली शिमाज़ाकी बना था। जाहिर सी बात है, ये काम हैरिसन का ही था। एक हफ्ते बाद माइक होम्स कंपनी को भी पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। बाकायदा उन भू माफियाओं पर पुलिस कंप्लेन हुआ, जिसके पीछे डिटेक्टिव टात्सुसन को लगाया गया। टात्सुसन ने माइक होम्स के कर्मचारियों को कुछ भू माफियाओं के फोटो दिखाए। हैरिसन को देखते ही ये उसे पहचान लिए। यही लोग थे जो इनको चुना लगा गए। वैसे पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हैरिसन ये काम 80 के दशक से ही कर रहा है। इन्हीं सब झोल जाल में 5 साल की सजा भी काट चुका है। रह गई इनके पैसों की बात, तो अब तक उनके पैसे किसी विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके होंगे। वहां से हवाला कर भू माफियाओं के अकाउंट में भी आ चुका होगा। उनके 100 करोड़ तो मिलने से रहे, जिस पर माइक होम्स का डेवलपमेंट मैनेजर सर पीट पटकर रोने लगा, क्योंकि 100 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं होते। वही पुलिस जब तक एक्शन में आती, हैरिसन और उसके लोग टोक्यो छोड़कर निकल चुके थे। वक्त के साथ जब माइक होम्स का केस ठंडा पड़ गया तो ये दोबारा टोक्यो लौट आए। अब इनके निशाने पर था पुजारन नात्सुमी कवाई का प्लॉट। पुजारन 45 साल की अधेड़ औरत थी और वो मंदिर ही उसका घर था। 5 साल पहले पुजारन के पति मंदिर के ही एक औरत को लेकर भाग गए। ये बेइज्जती नात्सुमी कवाई के पिता सहन नहीं कर सके और परलोक से धार गए। इस घटना के बाद से पुजारन भी सबसे कट के रहने लगी। मतलब देखा जाए तो पर्जेंट में कवाई बिल्कुल अकेली है। इसके बाद सभी अपने अपने काम पर लग गए, जैसे कि गॉडोसन अंडरवर्ल्ड में खबर फैलाएगा कि ये जमीन बिकाऊ है, वही रेको को जमीन मालकिन का हमशक्ल ढूंढना होगा। पर टेक्शिता पिछले 15 करोड़ से खुश नहीं था। इस काम के लिए उसने हैरिसन के सामने और पैसों का डिमांड किया। हैरिसन मान गया, क्योंकि उसे टीम में कोई लफड़ा नहीं चाहिए था। अगली सुबह से ये कावाई पर नजर रखने लगे। ये है ओरोची-सन, जो कि बाहरी काम वगैरह देखता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 2011 की बात है। किसी वजह से परेशान होकर ताकुमी-सान के पिता घर में आग लगा लिए थे, जिसमें ताकुमी-सान की माँ, बीवी और बेटा जलकर मर गए। सब कुछ तबाह होने के बाद ताकुमी-सन ने रोजी रोटी चलाने के लिए हाई सोसाइटी कॉल गर्ल्स को पिक एंड ड्रॉप का काम शुरू किया। ये जो कॉल गर्ल उसके साथ है, उसका नाम है साकी। साकी को क्लाइंट के पास ड्रॉप कर ताकुमी-सन उसके लौटने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी साकी के मोबाइल से क्लाइंट ने फोन किया। दरअसल कुछ लफड़ा हो गया था। वहां जाकर पता चला कि साकी मर चुकी थी। उसके गले में बेल्ट बांधकर क्लाइंट कुछ तो कर रहा था, जिससे उसकी सांसें थम गई। वैसे ये क्लाइंट काफी पैसे वाला था, जो ताकुमी-सन को मुंह बंद रखने और साकी के गायब होने की मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए उसे 4 लाख रुपया दिया। बाकी लाश वगैरह ठिकाने लगाने के लिए अलग से आदमी बुला लिया था। ताकुमी-सन के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो पैसे लेकर साकी के मिसिंग की झूठी अफवाह फैलाए, या फिर उसका हाल भी साकी के जैसा ही होगा। पैसे साइड कर वो साकी को CPR देना शुरू किया। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद उसकी सांसें लौट आई। सामने क्लाइंट को देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ताकुमी-सान उसे सारे पैसे देकर मनाने की कोशिश किया, मगर वो नहीं मानने वाली थी। यहीं पर ताकुमी-सन और हैरिसन की जान पहचान हुई थी। हैरिसन ने उसे अपने साथ काम करने का ऑफर भी दिया था। पर्जेंट में कावाई पर नजर रखते हुए इन्हें 1 हफ्ते हो चुके थे, मगर वो मंदिर से कहीं बाहर जाती ही नहीं थी। सुबह 5 बजे उठकर चैंटिंग करना, फिर झाड़ू लगाने तथा पौधों में पानी डालना, यही उसकी दिनचर्या थी। इन 7 दिनों में वो 1 घंटे के लिए भी बाहर नहीं गई। इन्हीं सब बातों के बीच ओरोची-सान को मंदिर से कोई बाहर निकलते दिखा। वो पुजारन ही थी जो विग लगाकर डिम डाम में कहीं जा रही थी। ये फौरन उसके गाड़ी का पीछा करने लगे। कुछ देर सफर के बाद कावाई एक लग्जरी होटल पहुंची। उसको फॉलो करते करते ताकुमी-सान उस रूम का भी पता लगा लिया जिसमें वो प्रवेश की। अगले ही पल ताकुमी-सान ने उसके बगल वाला रूम बुक किया। फिर जुगाड़ लगाकर उस रूम के अंदर की आवाज सुनने लगा। पता चला कि कावाई के तो कुछ और ही शौक थे। 1 नहीं 5 बंदे उसके साथ थे। उनकी आवाज से ताकुमी-सान मामला समझ चुका था। मौका देख वो रूम सर्विस की ट्राली पर कैमरा लगा दिया, जिससे पुजारन की करतूत इनके सामने थी। मतलब हफ्ते में 1 दिन वो अपने शौक पूरा करने मंदिर से बाहर जाती है। इस बीच ये अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। इतने में इनकी नजर वीडियो में मौजूद उस शख्स पर पड़ी जो चुपचाप एकांत में बैठा। ताकुमी-सान ने उसके बारे में भी पता लगा लिया था। वो बंदा इस ग्रुप का होस्ट था, जिसका नाम था कायदे।
यानी अगर ये कायदे को निशाना बना ले तो जब चाहे पुजारन को बाहर बुलवाकर अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइंट को जमीन दिखाना वगैरह वगैरह। वही टेकशिता के डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे थे। जब देखो तब वो माल फूकता रहता था, मतलब बहुत बड़ा नशेड़ी था। इस बार वो इस काम के लिए 300 करोड़ की हिस्सेदारी मांगने लगा। हैरिसन को तो हर हाल में काम निकलवाना ही था, तो वो उसकी हर डिमांड मानता गया। गोडोसन ने भी दलालों में प्रॉपर्टी के बिकने की अफवाह फैला दी थी, मगर अब तक कोई खरीदार सामने नहीं आया, क्योंकि 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना किसी छोटी मोटी कंपनी के बस की बात नहीं। खैर, कोई ना कोई तो झांसे में आएगा ही, बस इन्हें इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव टात्सुसान ताकुमी-सन के पिता से मिलने जेल पहुंचे। दरअसल उन्हें जानना था उस शख्स के बारे में जिसने उनके साथ जमीन का फ्रॉड किया था। जहां तक ताकुमी-सन के पिता को याद है, उन जालसाजों से वो अपने बेटे ताकुमी-सन के जरिए ही मिले थे। उनकी एक रियल स्टेट की छोटी सी कंपनी थी। इनके लिए वो रेलवे स्टेशन के करीब 3000 स्क्वायर फीट की जमीन बड़ी मौके की थी, सस्ती भी मिल रही थी, मगर उन्हें कहाँ पता था कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। देखा जाए तो ये सारी गलती ताकुमी-सन की थी, उसी ने सौदा करवाया था। टेंशन के मारे ताकुमी-सन के पिता आपे से बाहर हो गए और ताकुमी-सन का गिरेबान पकड़कर बोले कि चाहे जितने दिन महीने साल ही क्यों ना लग जाए, उसे उस भू माफिया गिरोह को ढूंढना ही होगा। इस फ्रॉड के कारण वो दिवालिया हो गए। मरने के अलावा उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तेल छिड़क कर आग लगा लिए। मरना तो उनको था, पर वो बच गए और उनका परिवार उस आग में जलकर खत्म हो गया। इस मीटिंग के जरिए वो ताकुमी-सन की करंट लोकेशन जानने आए थे, मगर उसके पिता को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। डिटेक्टिव टात्सुएसे के हाथ कुछ नहीं लगा। इधर हम ताकुमी-सन को देखते हैं, जो अपने हैकर दोस्त नगाई के अड्डे पर पहुंचा। दरअसल उसे प्रोस्थेटिक मेकअप करवाना था। वैसे नगाई था हैकर, पर प्रोस्थेटिक मेकअप का काम वगैरह भी जानता था। उसने ताकुमी-सन का पूरा हुलिया ही चेंज कर डाला। जला हुआ मुंह लेकर वो कायदे के क्लब में काम के लिए पहुंचा। बताया कि वो कायदेसा का बहुत बड़ा फैन है, उनसे इंस्पायर हुआ है, उनके ही जैसा बनना चाहता है। मतलब 3-5 चापलूसी वगैरह जितना भी कला जानता था, सबका प्रयोग करके वो कायदे के क्लब में जॉब हासिल कर लिया। डॉक्यूमेंट्स पर उसका नाम था सुजीसावा केनरो, मतलब उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील ना हो, ये भूमाफिया इसका खास ख्याल रखते थे। दूसरी तरफ गोडोसा अपने एक पुराने मित्र टुनटुन से मिले। बताए कि उन्हें 1000 की प्रॉपर्टी बेचनी है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा। 1000 की प्रॉपर्टी का झोल झाल करना ये माइक होम्स को चुना लगाने जितना आसान नहीं होने वाला। कोई बड़ी कंपनी छोटे दलाल के जरिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थोड़े ना खरीदेंगी। उन्हें फंसाना है तो जमीन बेचने वाली कंपनी भी नामी गिरामी होनी चाहिए, तब जाके बड़ी मछली को फंसाया जा सकता है। कंपनी का जुगाड़ तो हो जाएगा, मगर इसके लिए टुनटुन ने 3 करोड़ की फीस मांगी। ये बात हैरिसन से डिस्कस हुई तो वो गोडोसा के मित्र को 3 करोड़ देने को तैयार हो गया। गोडोसा ने तुरंत टुनटुन को फोन किया कि उसके पैसे रेडी है, बस वो काम शुरू करे। मगर वो तो इनसे भी तेज निकला। उसने कंपनी जुगाड़ करने के साथ साथ कंपनी के प्रेसिडेंट अबीरू से बात भी कर लिया था। उस कंपनी का नाम था अबीरू होल्डिंग्स, जो रियल एस्टेट बिजनेस, रिजॉर्ट डेवलपमेंट, अपैरल जैसे उनके बहुत सारे बिजनेस थे। तो प्लान ये था कि ब्रोकर बनकर ये अबीरू होल्डिंग्स को जमीन 1000 करोड़ में बेचेंगे और वो खरीदने वाली कंपनी को 1100 करोड़ में। मतलब इस डील में अबीरू होल्डिंग्स को पूरे 100 करोड़ का मुनाफा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अबीरू होल्डिंग्स को पता नहीं चलना चाहिए कि ये स्कैम है। सब कुछ जेन्युइन तरीके से होना चाहिए। रह गई प्रॉपर्टी की मालकिन कवाई को टोक्यो से बाहर ले जाने का काम, तो कायदे से इनके काम आएगा, क्योंकि पुजारन उसके प्यार में पागल है। उसके जरिए ही वो इस काम को अंजाम देंगे। वही इनके पार्टनर टेकशिता का कुछ अता पता नहीं था, ना ही वो अपने 300 करोड़ रुपए लेने आया। वैसे अब तो उसका काम खत्म हो चुका था, इसलिए हैरिसन को उसकी रत्ती भर परवाह नहीं थी। सबको पता ही था कि कहीं माल फूक के पड़ा होगा। आज 1 हफ्ते बाद कवाई फिर से क्लब आई। कायदे ने उससे वादा किया था कि आज की रात सिर्फ वो दोनों एक साथ होंगे, मगर ऐन वक्त पर वो ताकुमी-सन को बीच में ले आया। उसका कहना था कि बस कुछ और दिन इसके बाद वो उसे पूरी तरह से अपना लेगा। खैर जो भी हो, इसके दूसरी तरफ गोडोसन और उनके मित्र टुनटुन अबीरू होल्डिंग्स के ओनर से मिले। प्रॉपर्टी की डिटेल्स वगैरह समझाने के बाद बताए कि अबीरू होल्डिंग्स को इस डील में 100 करोड़ का ब्रोकरेज दिया जाएगा। फिर क्या था, डील पक्की हो गई। डील फाइनल होते ही गोडोसन ने टुनटुन को 3 करोड़ रुपए दे दिए, जैसा कि उनके बीच डील हुआ था। मगर इस पैसे को वो इस्तेमाल नहीं कर सका। उसी रात हैरिसन ने उसे मरवा दिया। ये सब वो लाइव देखता था, क्योंकि इससे उसे किक मिलती थी। इधर कावाई से मिलने के बाद ताकुमी-सन हर रोज की तरह अपने बॉस कायदेसा को घर छोड़ने निकल चला था। रास्ते में कायदेसा को कुछ काम था तो वो बिजी हो गया। वही ताकुमी-सन के एक इशारे पे ओरोची-सन और उसके पंटर मोटल के अंदर घुसकर उसका भर्ता बना दिए।
टकुमी-सान ने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि अगर जिंदा रहना है तो उसे उनकी बात माननी होगी। मरता क्या न करता यही हाल कायदेसा का भी हो गया था। आखिरकार वो इनकी बात मानने के लिए राजी हो गया। दूसरी तरफ हम सेकियो हाउस कंपनी के बोर्ड मीटिंग को देखते हैं। इनका एक प्रोजेक्ट बनकर तैयार था। टोक्यो में जमीन भी मिल गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर जमीन के मालिक का किसी अनबन के कारण पत्नी से डिवोर्स हो गया, जिस कारण आधी प्रॉपर्टी उनकी पत्नी के नाम हो गई। इसलिए मामला फंस गया। अब इन्हें तत्काल जमीन चाहिए। सबसे ज्यादा प्रेशर कंपनी के डेवलपमेंट डिवीजन के हेड मिस्टर ओयागी के ऊपर था। जैसे भी हो उन्होंने बोर्ड को आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर वो दूसरी जमीन ढूंढ निकालेंगे। काफी छानबीन करने बाद इन्हें एक प्रॉपर्टी मिल ही गई। वो प्रॉपर्टी जो अबीरू होल्डिंग्स के अंडर बिक रही है। इन्होंने झट से मीटिंग फिक्स कर लिया। मीटिंग 5 दिन के बाद था। इस गैप में टकुमी-सन जाली दस्तावेज बनवाने का काम शुरू किया। इन जाली दस्तावेजों को गवर्नमेंट साइट्स पे अपडेट करने का काम हैकर नगाई करता था, ताकि क्लाइंट अगर आईडी वगैरह स्कैन करे तो उन्हें कोई डाउट न हो। उधर टुनटुन के मौत की खबर पुलिस को लग चुकी थी। काफी छानबीन करने के बाद भी फोरेंसिक वालों के हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ कुछ हुआ ही न हो। फर्श से लेकर हर सामान तक चमक रहा था, जिससे ये तो क्लियर था कि मर्डर करने के बाद सफाई वगैरह की गई होगी। तभी टात्सु-सन को कोड वर्ड में लिखा एक क्लू मिला, जिसकी वो फोटो खींच लिए। इस कोड वर्ड को समझने में उन्हें काफी टाइम लग गए। अंत में पता चल ही गया कि अबीरू होल्डिंग्स के ऑफिस में 2 तारीख थर्सडे को 8 बजे मीटिंग है। ये जनाब सुबह 7 बजे ही वहां पहुंचकर सामने वाले कैफे में डेरा जमा लिए। जैसे ही 8 बजा सेकियो हाउस कंपनी के लोग आ गए। इसके कुछ देर बाद गोडो-सन और टकुमी-सन भी दिखे। ये दोनों माइक होम्स फ्रॉड वाले मामले में शामिल थे। टात्सु-सन को तो पता ही था, वो केस भी इनके ही अंडर था। देखते ही देखते वो दोनों टात्सु-सन के पीछे वाले टेबल पर ही आकर बैठ गए। वैसे मीटिंग का टाइम तो हो गया था, मगर टकुमी-सन सामने वाली पार्टी को और बेकरार करना चाहता था, ताकि उनका अच्छे से पोपट बना सके। तभी गोडो-सन ने टुनटुन के मर्डर की खबर दिखाई। उसे हैरिसन पर शक था, उसी ने टुनटुन को मरवाया होगा। टेक्शिता भी गायब है, पता नहीं जिंदा है भी कि मर गया। पिछला वाला नकली जमीन मालिक भी मारा गया। कहने का मतलब यही है कि उन्हें हैरिसन से सावधान रहना होगा। वो अपने ही साथ काम किए लोगों को मरवा रहा है। वैसे भी गोडो-सन काफी पैसे कमा चुका। इस डील के बाद रिटायर होकर मस्त फैमिली के साथ टाइम बिताने वाला है। बस उसे टकुमी-सन को खबरदार करना था कि हैरिसन भरोसे के लायक नहीं है। इसके बाद ये मीटिंग अटेंड करने चल दिए। उनके जाते ही टात्सु-सन जैसे ही बाहर निकले, उन्हें 3 बंदों ने मिलकर किडनैप कर लिया। दोनों पक्षों की जान पहचान शुरू हुई। गोडो-सन पुजारन नत्सुमी कवाई का लीगल नोटरी तथा फाइनेंशियल एडवाइजर है। उनका नाम है जिनाई। वही टकुमी-सन ने परिचय दिया कि उसका नाम है ठी और वो कावाई का एसेट्स हैंडल करता है। मीटिंग में जमीन की मालकिन ही नहीं है तो डील कैसे होगा, क्योंकि वो तो इस मीटिंग में आने वाली थी। इनका वही पुराना बहाना था कि उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। वैसे प्रॉपर्टी की डील की जिम्मेदारी उन्होंने इन पर छोड़ा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर पैसे की बात हुई। फाइनली सौदा 1020 करोड़ पर तय हुआ। कागजात वगैरह भी चेक कर लिए गए। सब कुछ नेट एंड क्लीन था। तभी ओयागी ने चेतावनी दिया कि ये तो बस छोटी सी डिस्कशन थी। सौदा पक्का तभी होगा जब वो जमीन के मालिकिन से आमने सामने बात कर लेंगे। वो भी मीटिंग उनके मंदिर में ही होनी चाहिए। इनको भला क्या तकलीफ थी, ये राजी हो गए। दूसरी तरफ टात्सु-सन को किडनैप कराने के बाद उनके जेब में नोट लिखकर हैरिसन ने उन्हें बिल्डिंग से धक्का दे दिया। पुलिस वालों में हैरिसन का एक खबरी था, उसी ने टात्सु-सन के बारे में बताया था कि वो उनके गिरेवान तक पहुंच चुका है। अब बस इन्हें किसी तरह कावाई को टोक्यो से बाहर भेजना था। रह गई बात मंदिर के ताले चाबी की, तो इनका एक आदमी ओरोची-सन पहले ही मंदिर में नौकरी पर लग गया था। ताले चाबी का जुगाड़ वो कर लेगा। शाम को ये कायदे से भी मिलकर समझा दिए कि कल सुबह उसे 3 दिन के लिए कावाई को ओकिनावा घुमाने ले जाना है। इनका एक आदमी कायदे पर बराबर नजर रखेगा, ताकि कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो कायदे को वहीं पर निपटा देगा। कावाई उसके साथ ओकिनावा घूमने जाने के लिए राजी हो गई, क्योंकि इस दिन का वो कब से इंतजार कर रही थी। अगले दिन सेकियो हाउस के हेड जमीन का मुआयना करने गए, जिसके बाद कंपनी की तरफ से इस जमीन को खरीदने के लिए मंजूरी भी मिल गई। इधर कावाई और कायदे ओकिनावा पहुंच चुके थे। तभी एक शख्स उन्हें पिक करने आया। उससे पहले उसे टकुमी-सान ने कायदे को कुछ एकांत में देने के लिए भेजा था, जिसे लेने वो बाथरूम की ओर चल पड़े। पता चला कि ये शख्स टेक्शिता था, वही हैरिसन का खबरी जो उससे 300 करोड़ का डिमांड किया था। बाथरूम ले जाकर उसने कायदे का खून कर दिया।
फिर बकायदा वीडियो बनाकर कावाई को हड़काने लगा कि अगर वो टोक्यो वापस नहीं लौटी तो उसका भी हस्र कायदे जैसा ही होगा। उसी ने फ्लाइट टिकट भी दिया, जिसे लेकर कावाई डर के मारे टोक्यो की फ्लाइट में बैठ गई। इधर आओयागी की टीम को कंपनी की तरफ से जमीन खरीदने की मंजूरी भी मिल चुकी थी। आज दिन में 12 बजे जमीन की मालकिन का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी था। दूसरी तरफ लाख कोशिशों के बाद भी जब कावाई की परफेक्ट हमशक्ल नहीं मिली तो वो रेको को ही कावाई के भेस में तैयार कर लिए। तभी खबर मिला कि असली कावाई टोक्यो वापस आने के लिए फ्लाइट में बैठ चुकी है। उसे टोक्यो पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे और एयरपोर्ट से मंदिर पहुंचने में 40 मिनट। यानी जब ये सेकियो हाउस के साथ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद मंदिर में होंगे, हो सकता है तभी असली कावाई टपक पड़े। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इन्हें मीटिंग को कम टाइम में निपटाना होगा। एक तरफ नत्सुमी कावाई की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो वही दूसरी तरफ हैरिसन टेकशिता को पकड़ चुका था। उसने उस पर कोई रहम नहीं किया और जूतों से उसके खोपड़ी का चूरा बना डाला। सेकियो हाउस का नोटरी बड़ी बारीकी से सब कुछ टटोल रहा था। सब कुछ सही होने के बाद कावाई ने नाम, पता, जन्मतिथि, राशि सब कुछ तो बता दिया, मगर एक सवाल में अटक गई। दरअसल सवाल ये था कि कुआनजी मंदिर जिसकी वो पुजारन है वो कौन से सन में बना था। मामला फंसते देख गोडो-सान उखड़कर उल्टा उनसे पूछने लगे कि तुम लोग बताओ कि सेकियो हाउस जिसके लिए तुम लोग काम करते हैं वो कौन से सन में बना था। जब उनको अपने कंपनी, अपने लॉ फर्म के बारे में नहीं पता तो नत्सुमी कावाई को इतने प्राचीन मंदिर की स्थापना के बारे में कैसे पता। इन्हीं सब बहस के बीच टकुमी-सान ने चुपके से जवाब मोबाइल में दिखा दिया और बात बन गई। मगर खतरा अभी टला नहीं था। कावाई टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी और ओची-सान ठीक उसके पीछे ही था। उसे किडनैप करने और पीछा करने के चक्कर में उसका भारी एक्सीडेंट हो गया। उसे थोड़ी चोट वगैरह आई लेकिन वो सही सलामत बच गया। वही इनके पास मंदिर घुमाने के लिए अब सिर्फ 40 मिनट था। जल्दी जल्दी ये इनको लेकर मंदिर पहुंचे। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद सब कुछ रियल लगने के लिए नकली कावाई इनको उस गुप्त रूम में ले गई जहां पर आम लोगों का जाना अलाउ नहीं था। यहाँ बुद्ध की 5 प्राचीन मूर्तियां स्थापित थी जिनकी विशेषता के बारे जानकारी वो पहले से ही तैयार करके आई थी। ये सब देखने के बाद तो आओयागी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं था। सब कुछ जांच परख कर जैसे ही ये मंदिर से बाहर निकले सामने कावाई आ चुकी थी। ये मेन गेट को लॉक भी नहीं कर पाए और निकल लिए। कावाई चाबी लेकर पहुंची तो ताला खुला देख हैरान रह गई। रेको भी वही फंसी हुई थी। तब तक इधर कागजात का आदान प्रदान भी हो गया। जमीन रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन को भी रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट कर लिया। सौदा पूरा होते ही अबीरू होल्डिंग्स को 100 करोड़ ब्रोकरेज देने के बाद बाकी 1009 करोड़ के चेक इन्हें मिल गए। यानी सौदा पूरा हुआ। अब बाकी था तो इन पैसों का हवाला करना, जो कि हैरिसन के जिम्मे था। सभी काम निपटा टाकुमी-सन घर को निकल चला। कोई था जो उसका पीछा कर रहा था। टाकुमी-सन का पीछा करते हुए वो उसके ठिकाने तक जा पहुंची। दरवाजा खटखटाई मगर टाकुमी-सन ने उफ तक नहीं किया। इसलिए वो बाहर से ही बताती गई कि वो डिटेक्टिव कुरामुची है। तुम्हारे परिवार के साथ जिस भू माफिया ने फ्रॉड किया था उसका पता चल गया है। असल में डिटेक्टिव टात्सु-सन और कुरामुची उस केस पर एक साथ काम कर रहे थे। पिछले दिनों टात्सु-सन के एक खबरी का फोन आया कि वो भू माफिया उसे मिल गया है। वो किसी हैरिसन नामी भू माफिया से जान बचाकर फिलीपींस के एक डिटेंशन सेंटर में छिपा हुआ है। वहीं पर एक इंटरव्यू के दौरान उसने हैरिसन की सारी पोल खोल दी, जैसे कि वो जमीन की धांधली कराने के बाद उनसे जुड़े लोगों को मरवा देता है। वो दोनों पार्टनर थे। पैसे को लेकर उनके बीच अनबन हुई तो हैरिसन ने उसकी उंगलियां काट ली। उसके अंदर रहम नाम की चीज नहीं। लोगों को मारते वक्त भी वीडियो बनाता रहता है। टाकुमी-सान के साथ फ्रॉड करने वाला और कोई नहीं हैरिसन और उसका पार्टनर साइकी ही है। कुछ प्रूफ्स रखकर वो चली गई। सावधान भी की कि हैरिसन उसको भी किसी भी वक्त मरवा सकता है। साइकी को हैरिसन के साथ देखते ही उसे सारा खेल समझ आ गया। इधर इनकी जमीन खरीदने की पार्टी अलग ही चल रही थी। उस दिन इनकी हालत क्या होगी जब रजिस्ट्रार इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा। खैर 1 हफ्ते बीत गए। इस बार इन्होंने काफी बड़ा हाथ मारा था। इस कांड का पता पुलिस को लगे उससे पहले ही नगाई बोरिया बिस्तर बांध लिया। उधर कावाई झाड़ू लगाने बाहर निकली तो देखी कि कुछ लोग उनकी प्रॉपर्टी पर जमावड़ा लगाए हुए थे। बात करने पर पता चला कि वो पार्किंग को तोड़ने वाले हैं। फिर क्या था, कावाई ने पुलिस बुला लिया। ये बात आओयागी को भी पता चली कि कावाई काम करने से रोक रही है। इतने में एक पट्टा गिरते पड़ते आया और बताया कि रजिस्ट्रार ने उनके जमीन की ओनरशिप ट्रांसफर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। आओयागी तुरंत भागते हुए मौके पर पहुंचा। असली नत्सुमी कावाई को देख बिल्कुल ढिला पड़ गया। और हो भी क्यों ना, आखिर 1100 करोड़ का मामला था। मैं रहता तो सच में मूर्छित हो जाता। आओयागी की ऐसी हालत हो गई कि बेचारा बस के नीचे आ गया। बस उसे रौंद कर चली गई।
शाम को तकुमी-सन हैरिसन से मिला क्योंकि ये अगली सुबह देश छोड़कर जाने वाले थे। उससे पहले तकुमी-सन जवाब मांगने लगा कि टेक्शिता को तो मार चुके रेको और गोडोसन का क्या हुआ। दरअसल हैरिसन उनका भी काम तमाम करवा चुका था। तकुमी-सन को उसकी असलियत पता चल चुकी है और ये भी कि उसके पिता को भी साइकी और हैरिसन ने मिलकर चुना लगाया, जिसकी वजह से उसकी माँ, पत्नी और बेटा चल बसे। अब मरने की बारी हैरिसन की है। इतना बताकर वो उस पर बंदूक तान दिया। इतने में पीछे से ओरोची-सन ने उसके पेट में चाकू घुसेड़ दिया। असल में कुछ देर पहले ही वो भू माफिया बनने की सिफारिश लेकर हैरिसन के पास आया था। इसके लिए उसे पहले काबिलियत साबित करनी थी, जो कि वो कर ही रहा है। इससे पहले कि वो टाकुमी-सन को खत्म करता, हैरिसन ने उसे गोली मार दिया। जब रिवॉल्वर में गोली नहीं बची तो हैरिसन को मौका मिल गया। अगले ही पल वो उस पर टूट पड़ा। इसी बीच डिटेक्टिव कुरामुची भी आ धमकी। मौका देख हैरिसन ने ग्रेनेड फेंका और गायब हो गया। उस धमाके में ये दोनों बुरी तरह चोटिल हो गए। अंत में तकुमी-सन ने अपने बयान में इस धांधली का खुलासा कर दिया। अबीरू होल्डिंग्स के मालिक को पकड़ लिया गया। 100 करोड़ रुपए भी बरामद कर लिए गए, मगर 1000 करोड़ रुपयों का पता नहीं चल सका। दूसरी तरफ हम हैरिसन को देखते हैं जो शिकार कर रहा है, यानी वो अभी भी जिंदा है। कहाँ किस देश में है ये किसी को नहीं पता।